हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 19, 20 एंड 21। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए देखा था और देखा था कि आर्टिकल 19 क्लाउज 2 उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, किन किन ग्राउंड्स पर आपके आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आपकी, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, किन किन ग्राउंड्स पर, किन किन आधार पर, उसकी हम लोगों ने बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी, फिर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी, क्लाउज 1 क्लाउज डी, क्लाउज 1 क्लाउज ई और फिर क्लाउज 1 क्लाउज जी, ये क्या क्या बोलता है इसकी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 की, फिर आर्टिकल 21 की। एक बार सभी लोग जुड़ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज के सेशन को। दोस्तों, जब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी, ये बात करता है दोस्तों किसकी? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या सभा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार। यानी कि आप क्या कर सकते हो, ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली लिख सकते हैं, एसोसिएशन नहीं, फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली होगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कि सभा करने का अधिकार। यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इकट्ठा हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो सभा करने का अधिकार है, ये भी आपका एक अब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि ये भी आपका एक मतलब क्या कहते हैं, पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है। कहेंगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, आप सभा कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, लेकिन असेंबली में आप क्या कर रहे हैं, पूरा फायरिंग चल रहा है, एकदम गोली बंदूक चल रहा है। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यानी कि यहां पर जो है आपका मतलब कि विदाउट आर्म्स हो, यानी बिना हथियार के सभा आप करिए, लेकिन बिना हथियार के। दूसरा, जो आप सभा कर रहे हैं, सभा जो कर रहे हैं वो सभा कैसा होना चाहिए? पीसफुल, पीसफुल होना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर आप सभा कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर भी क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों याद रखना है आपको, क्या इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध है, और इसके ऊपर क्या प्रतिबंध है, तो वही आपका सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी जो इसमें रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन एक तो सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी कि भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता जो है वो बाधित नहीं। यानी कि आप असंबल होइए, आप सभा करिए, लेकिन वो सभा आपका सरकार विरोधी हो चलेगा, सरकार का विरोध करे बराबर है। लेकिन अगर आप भारत के सॉवरेनिटी के लिए, भारत की इंटीग्रिटी के लिए अगर आप वो कर रहे हैं, कहीं पर सभा कर रहे हैं, तो वो नहीं करने दिया जा सकता है आपको। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा, आप सभा करिए, लेकिन सभा करने के कारण आपका जो पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था है, लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप सभा कर रहे हैं, लेकिन सभा कर रहे हैं कहां पर? आप सभा कर रहे हैं मान लीजिए कहीं पर मेन जो एक्सप्रेस वे है, कोई हाईवे है शहर का, मान लीजिए कोई मेन चौक है, मेन चौराहा है, वहां पर आप बैठकर सभा कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्लियर पॉइंट? तो इसके ऊपर क्या है, आपका प्रतिबंध है, इस चीज को आप याद रखेंगे। फटाफट आप लोग इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी। फटाफट आप लोग लिखें, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने? आर्टिकल 1 नहीं लिखा है, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी ये लिखा हो, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी। ध्यान से क्लाउज 1 क्लाउज सी ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी ये क्या कहता है? ये कहता है, याद रखिएगा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि आप कोई संगठन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा, संगठन बनाने का, संघ बनाने का, संगठन, संघ तथा सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ध्यान से अब समझना, बनाने का अधिकार। अब ये जो देखिए दोस्तों, ये जो आपका यहां पर जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपका फंडामेंटल राइट है। किसके तहत? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी के तहत। लेकिन ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये दोस्तों। इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया कब? एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ठीक है, ये सब करवा दिया है क्या? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी ये सब करवा दिया है क्या? नहीं करवाया है ना अभी, या करवा दिया है? बताइए। नहीं करवाया है तो भाई आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए पढ़ा हमने, उसके बाद उसके ऊपर जो प्रतिबंध था वो 19 क्लाउज 2 में था। तो पहले मैंने उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था उसकी बात करी, अब हम उसके आगे के मुद्दों को पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी क्या कहता है, क्लाउज 1 क्लाउज सी क्या कहता है ना। अब देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट है ना, यानी कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हो, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो आपका एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने का जो अधिकार है, ये आपका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं था। इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। लेकिन ये भी क्या आपका एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है? क्या ये भी आपका पूर्ण मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा, नहीं। क्या आपको अगर एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, मान लीजिए आप कोई किसान एसोसिएशन बनाते हैं, कोई स्टूडेंट एसोसिएशन बनाते हैं, कोई आप ट्रेडर्स एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है ना, कोई बिजनेसमैन का एसोसिएशन बनाते हैं, कोई साइंटिस्ट का एसोसिएशन बनाते हैं, कोई टीचर्स का एसोसिएशन बनाते हैं, कोई पार्टी आप बनाते हैं, कोई स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं, किसान यूनियन बनाते हैं, मजदूर यूनियन बनाते हैं, बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सबसे अच्छा एग्जांपल है अमूल। आप दूध पीते हैं अमूल का, दही खाते होंगे, या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो अमूल का यूज करते होंगे आप लोग, बटर ये सब या कुछ भी। ये जो अमूल है, अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल क्या है? अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और अमूल का पूरा मतलब क्या? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आप लोगों को पता नहीं होगा, अमूल इसका पूरा मतलब क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यह है अमूल का पूरा मतलब। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो अधिकार है ना आपका, ये मौलिक, ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सर कहेंगे कैसे? क्या आपको अगर संघ बनाने का अधिकार है, आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार, तो क्या आप कोई आतंकवादी संगठन बना सकते हैं? क्या अलकायदा, है ना, इस तरह का कोई संगठन आप बना सकते हैं? नहीं। यानी कि ऐसा कोई संगठन आप नहीं बना सकते जिससे कि भारत की सॉवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी पर क्या हो? खतरा हो। ऐसा कोई संगठन आप नहीं बनाएंगे। अगर संगठन बनाएंगे तो उसको बैन कर दिया जाएगा। क्या आप ऐसा कोई संगठन बना सकते हैं क्या जो कि मॉरल नहीं हो, नैतिक नहीं हो, अनैतिक हो? क्या आप ऐसा कोई संगठन बना सकते? ऑल इंडिया पोर्नोग्राफी एसोसिएशन नहीं बना सकते क्योंकि वो अनैतिक है। यानी कि ऐसा कोई एसोसिएशन जो अनैतिक है वो आप नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि यहां पर दोस्तों रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहला
याद रखिएगा किस आधार पर है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन जो है यहां पर 3 है। पहला वही भारत की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा ना हो। दूसरा मॉरलिटी के आधार पर, यानी कि अगर अनैतिक है, नैतिकता के आधार पर उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, अगर अनैतिक है तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, है ना। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा तीसरा पब्लिक ऑर्डर, यानी कि आप ऐसा कोई संगठन बनाते हैं जो पब्लिक ऑर्डर को खराब करता हो, है ना, लोक व्यवस्था को खराब करता हो, है ना, उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। सहकारी समिति सोनू जी क्या होता है एक्चुअली, कुछ लोग जैसे मान लीजिए आपके गांव में मान लेते हैं कि 15-20 दूध वाले हैं, वो 15-20 दूध वाले क्या करेंगे, मिल करके क्या करेंगे, एक समिति बनाएंगे। कमेटी आपने नहीं सुना, कमेटी वर्ड की, कमेटी में पैसा जमा करते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कमेटी होता है ना, 15-20 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं और वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया। या फिर दूध वाले हैं, सबने अपना 10-10 लीटर 15-15 लीटर दूध इकट्ठा किया, है ना, और इकट्ठा करके पूरा जो 20-25 लोग हैं उससे क्या कुछ प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और उसको बेचना शुरू किया। जो प्रॉफिट होता है उसको सब में बांट दिया। ये 15-20 किसान मिलकर के कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, है ना, कोई 15-20 फल वाले मिलकर के क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आया समझ में सोनू जी? चलिए हम लोग जब बात करते हैं, अरे कमेटी दुर्गा पूजा वाला कमेटी सहकारी समिति ने उसको रजिस्टर कराना पड़ता है ना, वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत उसको रजिस्टर कराना पड़ता है ना, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लिज्जत पापड़ है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है, वेरी गुड। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल। कई सारे ऐसे हैं, बहुत सारे हैं आप, है ना। नहीं नहीं, टाटा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है ना, टाटा ग्रुप तो वो कंपनी है ना जी, ठीक है। चलिए हिंदी में किसको लिख दूं, अच्छा इसको लिख दूं, लिख लीजिएगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता अगर उससे बाधित होती है तो इसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर नैतिकता के आधार पर, अगर वो अनैतिक है ना, तो उसके आधार पर वो किया जा सकता है प्रतिबंधित, और लोक व्यवस्था है उसके आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। सुधा, बिल्कुल सुधा भी आपका, सुधा मिल्क प्रोडक्शन जो है बिहार में है, सुधा प्लांट, वो भी किसका है, उसी का उदाहरण है। क्लियर है जी? आगे चलें, बताओ। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज डी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज डी। अब ये बताओ कि आप रहते हैं मान लीजिए बिहार में, या आप रहते हैं यूपी में, या फिर रहते हैं एमपी में, राजस्थान में, कहीं भी। आपको अगर किसी अन्य स्टेट में जाना होता है, लाइक मान लीजिए कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है, या मान लीजिए आपको लद्दाख जाना है, हिमाचल जाना है, मान लीजिए आपको राजस्थान जाना है, क्या आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जाने के लिए क्या कोई परमिशन लेना पड़ता है क्या? नहीं। यानी कि आप भारत के किसी भी हिस्से के अंदर आबाद रूप से बिना किसी परेशानी की, बिना किसी समस्या के आप क्या कर सकते हो, घूम सकते हो भारत में कहीं भी, कोई आपको नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज डी ये आपको अधिकार देता है ना, ये आपको अधिकार देता है। नहीं नहीं, अलग अलग है वाल्मीकि भाई, ये नहीं पूछता है सवाल यार, ये अलग है, अलग है, उससे क्या मतलब है किसी का है। याद रखिएगा ये क्या है, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज डी क्या कहता है, राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के अंदर आप कहीं भी, भारत के क्षेत्र के अंदर, भारत के क्षेत्र के अंदर कहीं भी, भारत के क्षेत्र के अंदर कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र के अंदर कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, यही दोस्तों क्या है, यही है आपका राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन यह अधिकार भी आपका, याद रखिएगा, यह अधिकार भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है।
भारत के अंदर आप कहीं भी घूमते हैं, यह आपका आर्टिकल 19 क्लास 1 क्लास डी के तहत फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आप भारत के बाहर जाते हैं, मान लीजिए आप थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, है ना, तो याद रखिएगा जब आप किसी विदेश यानी भारत से बाहर जो आप घूमते हैं ना, विदेश घूमने का अधिकार यह आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू ट्रैवल अब्रोड। राइट टू ट्रैवल अब्रोड एक मेनका गांधी केस था 1978 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार यह आपका फंडामेंटल राइट है। किसके तहत? एज पर आर्टिकल 21। ऐसा किस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मेनका गांधी केस 1978 में। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है, नेपाल भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? विदाउट पासपोर्ट दिखा, मतलब जो आप कोई भी एक आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच वैसा संबंध है, ठीक है। लेकिन अगर नेपाल चाहे मना करना तो कर भी सकता है, ठीक है, वहां पर भी आपको एंट्री करना पड़ता है, सब कुछ वो करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच वैसे संबंध है। ये आर्टिकल 19 क्लास 1 क्लास डी नेपाल जाने का अधिकार नहीं देता। आप गलती से भी ये मत वो करना। बिल्कुल घूम सकते हैं, मंदिर में भी घूम सकते हैं, क्यों नहीं घूम सकते, मंदिर भी जाने का आपको अधिकार है। अब देखिए यहां पर जब बात करता है दोस्तों, ये जो आर्टिकल 19 क्लास 1 क्लास डी है, इसमें भी आपका रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, इसमें भी आपका प्रतिबंध हो सकता है। पहला, इन इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जातियों के हितों में, अनुसूचित जनजाति के हितों में, अनुसूचित जनजातियों के हितों में, अनुसूचित जनजाति के हित में। और दूसरा, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, देखिए सर ये बात कुछ समझ में नहीं है। इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लोगों के हित में, देखिए सर कैसे हमारे घूमने के अधिकार को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है भाई साहब। कहेंगे सर कैसे किया जा सकता है? मान लो प्रणव मोहिते, आर यू, मतलब ये श्रीलंका जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इफ यू आर, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट है, वीजा है, वीजा लगवा के जाइए, कहीं भी जाइए, है ना। लेकिन भारत के बाहर अगर आप कहीं जाते हैं तो वो आर्टिकल 21 के तहत आपका फंडामेंटल राइट है। भारत के अंदर आप किसी क्षेत्र में घूमते हैं, वो आर्टिकल 19 क्लास 1 क्लास डी के तहत आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग, जब ये जो आपका राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहेंगे सर कैसे लगाया जा सकता है? अगर मान लीजिए कि बाहर कहीं पर क्या है, कोई बहुत बड़ी बीमारी फैली है, बहुत भयानक बीमारी फैली, लाइक कोविड में जब आप बाहर घूमते थे, पुलिस वाले भागो, चलो अंदर चलो, बाहर नहीं घूम सकते आप, है ना। अरे निर्बाध रूप से, मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी, मतलब कि आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर क्या है? प्रतिबंध है। ये कहता है कि भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है, भारत के अंदर कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हैं, फ्री मूवमेंट है आपका। लेकिन यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, आपके ऊपर इसके, ये भी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस आधार पर? इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लोगों के हितों में। मान लीजिए पूरे शहर में कोई बीमारी फैली है, आप बाहर घूम रहे हैं, तो आपको क्या किया जा सकता है? कहा जाता घर के अंदर चलो भाई, बाहर नहीं निकलना है, लोगों के इंटरेस्ट में। मान लीजिए कि किसी शहर में कम्युनल वायलेंस हो गया है, कम्युनल वायलेंस से दंगा हो गया, वहां पर आपको शहर के बाहर निकलने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है कि नहीं, आप नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। पब्लिक के इंटरेस्ट में, लोगों के हितों में आपके इस अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लाइक कोविड का एग्जांपल समझिए, कोविड में आप बाहर नहीं निकल सकते थे, फ्री मूवमेंट आपका नहीं था। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इन इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखिए हमारे देश में कई सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, लाइक असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना। उनके अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर आपको जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, उस ट्राइबल एरियाज में जाने के लिए।
याद रखिएगा, जैसे अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार में कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि लोगों से इंटरेक्ट करना उनको नहीं ठीक नहीं लगता, लाइक सेंटिनलीज, लाइक ओंगे, जारवाज। ये जो अंडमान निकोबार के अंदर ये जो आदिम जनजातियां हैं, ये चाहते हैं कि ये लोग उनके जीवन में उनके साथ उनके पास नहीं आए, उनके उसमें वो जाते हैं लोग तो लोग को वो क्या कर देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। वो जाता है वहां पर, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर जाएंगे आप अगर सेंटिनलीज या जारवाज या ओंगेज है ना, उनके क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वो आपको मार देंगे। इसलिए कमेंट ने कह रखा है कि वो जिनको जैसे जीना है, जैसे उनको रहना है, रहने दीजिए। उस एरियाज में आप नहीं जा सकते, ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट में, उनके हितों में क्या किया जा सकता है, उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर है, यहां तक आ गया समझ में। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज डी। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर चलता है इसके आगे। चलो जी आगे, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। ठीक है भाई, अगर वो हमारे आए तो बिल्कुल आ सकते हैं वो, है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ डेफिनेटली आलम जी, बिल्कुल आपने सही बताया। अभी दो क्लाउज और पढ़ने हैं इसमें हम लोगों को। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ई। देखिए आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ई क्या कहता है, ये कहता है राइट टू रेजाइड, राइट टू रेजाइड एंड सेटल in any part in any part of territory of India, in any part of territory of India। यहां पर देखिए आप रेजाइड कर सकते हो, सेटल हो सकते हो। यह मत समझिएगा कि यहां पर प्रॉपर्टी खरीदने का भी अधिकार है, नहीं। भारत में आपको कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं पर सेटल होने का अधिकार है। यह मत समझ लेना कि वहां पर आप कहीं पर भी जाकर संपत्ति भी खरीद सकते हो, नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर चीजों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि भारत में कहीं भी, भारत के क्षेत्र में कहीं भी, भारत के क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये भी आपका एक मतलब एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। इसके ऊपर भी क्या होता है, इसके ऊपर भी आपका क्या किया जा सकता है, मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहेंगे सर किस आधार पर, इन इंटरेस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो है, इन इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि जो प्रतिबंध है यहां पर, रेस्ट्रिक्शन जो है यहां पर पहला, इन इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के हितों में, अनुसूचित जनजातियों के हितों में, यानी कि आप कहीं पर भी बस सकते हो, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर आप नहीं बस सकते के हित में। और दूसरा इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम लोगों के हितों में, आम लोगों के हितों में। जैसे मान लीजिए अब इसका आम लोगों के हितों में का क्या मतलब है, आम लोगों के हितों में का क्या मतलब है। स्केड्यूल ट्राइब वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्केड्यूल जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर आप जाकर नहीं रह सकते, वहां पर आपका रहना प्रतिबंधित है, क्योंकि उनको लगता है कि आप वहां पर रहेंगे, आप उनके कल्चर को, आप उनके लिपि को, आप उनकी संस्कृति को क्या करेंगे, खराब करेंगे। वो न्यूड रहते हैं, आप कहेंगे नहीं कपड़ा पहन, इंटेलेक्ट बनो, तो कहेंगे भाई क्यों, हमारा अपना जीवन है, हमको कैसे रहना है हमको तुम मत सिखाओ, हमें अपने हिसाब से रहने दो, हमारी ये कल्चर है, हमारी ये संस्कृति है ना, हम कुछ भी करें, तुम हमको ये सिखाने के लिए आ रहे हो हमको कैसे रहना है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक, क्लियर।
अरे अनुसूचित जनजाति को ही श्रेया आदिवासी कहते हैं, अनुसूचित जनजातियों को ही क्या कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि आप ट्राइबल एरियाज जो है, ट्राइबल एरियाज में जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि उनको लगता है ट्राइब्स को कि आप जाएंगे आप उनको ज्ञान देना शुरू कर देंगे। बाबू ये ना, ये जो पेड़ का छाल चूल पहनकर रहते हो मत रहो, थोड़ा देखो हम कैसे सूट बूट में हैं, इस तरह से रहो। कहेगा तुम सूट बूट में लग रहे हो ना, हमको अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम ये पहन के रह सकते हो पत्ता और ये जो मतलब छाल वगैरह पहन के रहोगे। कहेगा नहीं हम तो नहीं रहेंगे, हम तो सूट पहन के रहेंगे। भाई जब तुम सूट पहन के, तुम जब पत्ता और छाल पहन के नहीं रह सकते तो हमको क्यों ज्ञान दे रहे हो? हमें जैसे रहना हम रहेंगे, हमको जो करना हम करेंगे, हमारा कल्चर है ये, हमारी संस्कृति है ये। आप हमें मत सिखाइए, हमारे क्षेत्र में आप नहीं रह सकते, आप अपना देखिए कहां रहना है। तो इंटरेस्ट ट्राइबल एरियाज के, इसलिए जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसके अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, इसके अंदर जो मतलब अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर आप रेजाइड नहीं कर सकते, वहां पर आप सेटल नहीं हो सकते। बाकी जो मतलब जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये इसके अंदर जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर आप सेटल नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा कोई क्षेत्र है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में, तो वहां पर रहिए आप, लेकिन उन क्षेत्रों में आप नहीं रह सकते। दूसरा, मान लीजिए कि किसी को बिल्कुल गिना जाएगा, क्यों नहीं गिना जाएगा भाई शिवम, है ना, क्यों नहीं गिनेंगे? तो ऐसे जब आप देखते हैं पॉपुलेशन का डाटा देखते हैं, सेंसस का जब डाटा देखते हैं, तो वहां पर रहता है ना कि एससी इतना है, एसटी इतना है, इतने परसेंट एसटी है, तो कैसे वो पता चलता है? क्योंकि उनका भी डाटा गिनते हैं, है ना, उनका भी सारा डॉक्यूमेंट होता है। अरे वो भी भारत के ही निवासी हैं भाई साहब, है ना, भारत के ही नागरिक हैं वो, ठीक है, वो भी वोट करते हैं, वो भी अपना सब कुछ होता है उनका। ठीक, बिल्कुल श्वेता, कई सारे ट्राइब्स हैं ऐसे अभी, है ना, कई सारे ट्राइब्स हैं अभी पहनते हैं वो अभी भी। अब जाओ, लेकिन आपको जाने मिलेगा नहीं वहां पे, है ना। हालांकि कई सारे ट्राइब्स अब क्या हैं, कई सारे ट्राइब्स काफी मतलब डेवलप्ड भी हैं। लाइक एक ट्राइब है राजस्थान में, मीना, मीना ट्राइब है राजस्थान में, मोस्ट डेवलप्ड ट्राइब। आप देखिएगा जो यूपीएससी है, मतलब जो सिविल सर्विसेज है, उसमें देखिए मीना का काफी ज्यादा मीना लोग हैं वहां पे, काफी रईस लोग हैं, उनका जीवन जीने का तरीका अलग है ना। वो भी एसटी हैं, और कई ऐसे एसटी हैं जो कि मतलब काफी पिछड़े हुए हैं, है ना। हाँ, तो काफी डेवलप्ड ट्राइब है जो मीना है ना। कमल, आपको तो पता ही होगा, आप उससे बिलोंग करते हैं, तो आप दिल्ली आ जाओ। दिल्ली में आप देखिए जितने भी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यहां पर जितने भी स्कूल है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में आपको वहां पे लगभग 30 to 40% से 40% आपको मीना लोग मिलेंगे। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर दूसरा, इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसके आधार पर आपको कैसे बचने से मना किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी कॉलोनी में रहता हूं, ठीक है, जैसे मैं किसी कॉलोनी में रहता हूं और उस कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग रहने लगे जिनको कुछ क्या है, कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है। तो लेप्रोसी अगर है तो उसको कह सकता है भाई हमारी कॉलोनी में नहीं रहोगे, हमारे कॉलोनी से बाहर निकलो। तो वो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता कि सर हमें भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है, हमें भारत में कहीं भी रेजाइड करने का अधिकार है सर, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है सर, इस कॉलोनी में नहीं रहने दे रहा, हमको सर भगा रहा, हमारे सर 19 क्लाउज 1 क्लाउज ई का वायलेशन हो रहा है। कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में तुम्हारे साथ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इस कॉलोनी में रहेंगे तो बाकी लोगों में भी ये लेप्रोसी फैलेगी। आपके लिए लेप्रोसी, जिनको कुष्ठ रोग है, उनके लिए अलग एक कॉलोनी, आप उनके साथ जाकर रहिए, आप वहां पर जाकर रहिए, आप नॉर्मल आम लोगों के साथ आप नहीं रह सकते। यानी कि इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक क्या किया जा सकता है, आपके मौलिक अधिकार को, आपके ये जो अधिकार है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ई, उसको क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखें, ठीक। नहीं, वोटिंग कराने लोग जाते हैं भाई, है ना, वोटिंग कराने के लिए जाते हैं। अंशुल, इसके ऊपर एक मूवी थी न्यूटन मूवी देखिएगा, है ना, उसमें वो दिखाया गया, अंशुल जी, न्यूटन, अच्छी मूवी यार, देखा करो कभी। मतलब नॉर्मली जो रील्स वगैरह देखते हो ना तुम लोग, कुछ अच्छी मूवी है, कुछ सीरीज हैं। लाइक आप सीरीज देखिए, एक राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी या संसद टीवी है, उस पर आपको सीरीज मिलेगी, बहुत बेहतरीन सीरीज है जिसका नाम है संविधान।
एक सीरीज है प्रधानमंत्री, है ना, ऐसे सीरीज आप लोग देखा करिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। नहीं तो वो नहीं रह सकते वहां पे, है ना। अगर है घर तो उनको अगर वो किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाँ, मीना एक स्केड्यूल्ड ट्राइब है जो राजस्थान में खास करके मिलती है, राजस्थान में ज्यादातर मिलती है ना, एक अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए इसके बाद है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, इसमें क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, यानी कि आप कहीं पर भी राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, डिस्पोज एंड मैनेज प्रॉपर्टी, है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये आपका एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट दिस राइट वाज डिलीटेड। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ है, अभी वर्तमान में नो नहीं है ना। याद रखिएगा, डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 बाय whom? बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। क्लियर है? अब इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, इसको क्या एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत, आपको पता है वो चीज। अब देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, ठीक, ये बात करता है राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, यानी कि व्यापार, वाणिज्य एवं आजीविका का अधिकार, एवं एवं ऑक्यूपेशन यानी आजीविका का अधिकार। यानी कि आपको यह अधिकार है, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मन है सब्जी बेचने का, सब्जी बेचिए। आपका मन है चाय बेचने का, चाय बेचिए। आपका मन है परचून का दुकान खोलने का, परचून का दुकान खोलिए। आपका मन है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, गवर्नमेंट जॉब करिए। आपको मन है पुजारी बनने का, पुजारी बनिए। आपको मन है पंचर का दुकान खोलने का, पंचर का दुकान खोलिए। आपको मन है पान का दुकान खोलने का, खोलिए। आपको मन है कपड़े का बिजनेस करने का, कपड़े का व्यापार करिए। आपको मन है जूते का व्यापार करने का, करिए। आपको मन है कि हम मोबाइल की फैक्ट्री लगा दे, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये आपको अधिकार है। आपको टीचर बनना है टीचर बनिए, आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर बनना है प्रोफेसर बनिए, आर्मी ऑफिसर बनना है आर्मी ऑफिसर बनिए। लेकिन दोस्तों ये जो अधिकार है, इसके ऊपर भी क्या लगाया जा सकता है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कैसे कहेंगे सर, कैसे? इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल। तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रतिबंध है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेस्ट्रिक्शन पहला, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लोगों के हितों में या आम लोगों के हित में, लोगों के हित में इस पे प्रतिबंध लगा के, सर ये क्या लोगों के हित में, आप हमें हमेशा लगा रखा है आपने, रहने में भी लोगों के हित में, कहीं पर घूमने में भी लोगों के हित में, कोई धंधा करें उसमें भी लोगों के हित में, ये लोगों के हित में क्या आपने लगा रखा है? याद रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपको बिजनेस करने का अधिकार है और आप क्या कर रहे हैं, किसी चौक चौराहे पर ऐसे खड़े हो जा रहे हैं 5-10 पुड़िया लेके, 50 पुड़िया लेके, ए गांजा ले लो गांजा ले लो, भांग ले लो भांग ले लो, अफीम ले लो, चरस ले लो, ड्रग्स बेच रहे हैं आप, ड्रग्स पैडलर है। ए ठर्रा ले लो ठर्रा ले लो कर रहे हैं आप, है ना। तो ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। यानी कि अगर आप नार्कोटिक्स सप्लाई करते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं, अफीम, हेरोइन, गांजा, चरस, ये सभी बेचते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इस प्रकार के धंधे पर क्या है, आपका बैन है। ठीक है, दारू नहीं, दारू बिल्कुल गलत नहीं है, सरकार के ऊपर है ना।
दारू बेच सकती है सरकार, ठीक है, लोग भी बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, है ना। हाँ, अब मान लीजिए कहेंगे क्या, एक कट्टा ले लो, देसी कट्टा, देसी कट्टा भाई 100 रुपए में ले जाओ, 500 में एक फायरिंग करो, खत्म वहीं पे। दोस्तों अरे हेरोइन एक प्रकार का नशीला पदार्थ है ना। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, दूसरा, स्टेट कैन इंपोज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि राज्य जो है शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर सकती है। हिंदी में लिख लीजिएगा, राज्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर सकती है, ठीक है, राज्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि वो अलाउड है, खुशी जी, है ना। कुछ मतलब कई सारे ड्रग्स हैं जो कि अलाउड नहीं है। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, ये बीजेपी का जो मेन विंग है, बीजेपी का जो मेन वो है ना, वो है आरएसएस, उसी का एक विंग है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस उसकी मेन संस्था, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान लीजिए कि मैं अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह अभी टीचर हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखी है, मैंने बीटेक कर रखी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, और मैं यहां से पढ़ा के 5 बजे 6 बजे निकलूं, है ना। यार हिंदी सुमित बोल तो दिया यार, एक एक चीज की हिंदी तुम मतलब कह रहे हो, हिंदी बोल तो दिया। राज्य शैक्षणिक योग्यता का एक एक चीज आप समझेंगे कि राज्य शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण कर सकती है। मैंने 2 बार बोला, आप खुद भी लिख सकते हैं, एक एक चीज आप कहते हैं हिंदी इंग्लिश में लिखो, फिर आप कहेंगे कि सर सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है। हर चीज आपको एकदम बिल्कुल, आप खुद से कुछ मेहनत ही नहीं करना है आपने, हर चीज चाहते हैं कि स्पून फीडिंग एकदम सर ही सब कुछ करवा दें, सर ही एग्जाम भी जाकर दे दें, क्यों ही पढ़ना है हमने। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि जैसे मैं बीटेक हूं, इंजीनियर हूं, मतलब डिग्री से बीटेक हूं मैं, और मैं क्या करूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और शाम में जैसे मैं ऑफिस से निकलूं 6 बजे के बाद, मैं चला जाऊं किसी हॉस्पिटल में जाके कहूं चलो मैं अभी भी रात भर के लिए मैं डॉक्टर हूं, लाओ मरीज को लाओ, मैं मरीज को क्या करता हूं, अब मैं किसी का किडनी निकालता हूं, किसी का हार्ट सर्जरी करता हूं, किसी का ब्रेन सर्जरी करता हूं, किसी का मतलब हड्डी जोड़ता हूं, प्लास्टर करता हूं, सब ये करता हूं। क्या ऐसा करना अलाउ है? मैं डिग्री मेरे पास भाई इंजीनियरिंग की है, मुझे पता ही नहीं है कुछ उसके बारे में कि हार्ट क्या है, लीवर क्या है, किडनी क्या है, और मैं जाकर क्या करूं, किडनी ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दूं, मैं हार्ट ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दूं। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। सरकार यह कह सकती है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है, मान लीजिए कि सिविल इंजीनियर बनना है, क्या कोई बीए वाला, मान लीजिए जिसने बैचलर इन आर्ट्स किया हुआ है, आर्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, और वो जाकर सिविल इंजीनियर बना हुआ है, वो पुल बना रहा है, सड़क बना रहा है, हाईवे बना रहा है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट इंपोज कर सकती है कि भाई अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है ना, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की, तभी आप बन सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आ गई? तो स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, यहां पर योग्यता का निर्धारण कर सकती है, शैक्षणिक योग्यता का। और तीसरा रेस्ट्रिक्शन है कि कुछ बिजनेस सिर्फ स्टेट कर सकती है, कुछ बिजनेस सिर्फ क्या कर सकती है, स्टेट कर सकती है। यानी कुछ धंधे जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, एटम
एटम बम बनाना है, न्यूक्लियर वेपन बनाना है, रेलगाड़ी का संचालन करना है। कुछ ऐसे बिजनेस हैं, कुछ ऐसे धंधे हैं जिसमें सरकार कह सकती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपन करेगा, कोई नहीं करेगा, और इस पे सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा ये, और कोई नहीं करेगा ये धंधा। स्टेट ऐसा कर सकती है। आप नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये धंधा आप कैसे कर सकते हैं, मैं भी करूंगा। कहेंगे भाई आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ये अधिकार देता है सर, हम किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो सर आप कैसे रोक सकते हैं हमको एटम बम बनाने से? आप कैसे, हम अपना सर अलग ट्रेन चलाएंगे दिल्ली से बंबई के बीच में, हम अपना पटरी बिछा के अपना अलग ट्रेन। कहेंगे भाई रुक जाओ, अपना ट्रेन चलाओगे, ट्रेन हमारा, हम चलाएंगे भाई ट्रेन, पटरी बिछाना ट्रेन चलाना ये हमारा काम है, इसमें कोई अदर आदमी नहीं आ सकता। हम अपना पटरी बिछाएंगे, है ना, हम अपना ट्रेन चलाएंगे। अगर 19 क्लाउज 1 क्लाउज जी पढ़ो, वहां पर अपवाद, वहां पर क्या रेस्ट्रिक्शन भी है, प्रतिबंध भी है कि कुछ धंधे, कुछ बिजनेस वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है? स्टेट कर सकती है। ओके, ये स्टेट कानून बना के करती है। स्टेट क्या देती है? भाई ये चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी? स्टेट करेगी, और कोई नहीं। ठीक, किसने कह दिया मेट्रो प्राइवेट है दिल्ली की? सियाराम जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर, आपने गलत पढ़ लिया है कहीं पर, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ये। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 20 के ऊपर, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। यहां पर हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल 19 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे चलेंगे। आर्टिकल 20, सर ये गांजा भांग क्या हो रहा है कमेंट? अरे किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक ये एनडीए वाले बच्चे ना, मतलब एक इनको ना बस पढ़ना कम है, बकैती ज्यादा करना है इनको, है ना। मतलब जो चीज जरूरी है वो नहीं, बस खाली ये आएंगे कमेंट में, इधर उधर की बातें करेंगे, चले जाएंगे। सीरियस हो जाओ। चलिए, एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना नहीं, नहीं मिनिस्टर बनने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है ना सर। कुछ रेड लाइट एरिया में जो प्रोस्टिट्यूट होती है, क्या उनके पास भी उनके बिजनेस के लिए लाइसेंस होती होगी? नहीं विशाल जी, ये हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 जब पढ़ेंगे, वहां पर हम बात करेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन देखिए लीगल है इंडिया में। अगर हम बात करें, आपके मन में सवाल उठेगा सर प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यावृत्ति लीगल है या नहीं है? प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल अगर आप ये प्राइवेटली कर रहे हैं तो। निजी अपने बंद कमरे में आप कुछ भी करिए, डजंट मैटर, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार आपका ये फंडामेंटल राइट है। हाँ, अगर आप पब्लिक प्लेस पर कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि किसी रेड लाइट एरिया जो होता है वहां पर आप ग्राहकों को, कस्टमर को आकर्षित कर रहे हैं, चाहे मेल प्रोस्टिट्यूट हो चाहे फीमेल प्रोस्टिट्यूट हो, अपने ग्राहकों को आप आकर्षित कर रहे हैं किसी रेड लाइट एरिया में खड़े होकर पब्लिक प्लेस पर, तो ये अलाउड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड जो प्रोस्टिट्यूशन है, लाइक ब्रोथल्स, जो कोठा होता है जैसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन जो है ये अलाउड नहीं है। हाँ, आप जो है प्राइवेटली आप करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं, बंद कमरे में करते हैं तो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए खैर हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 20 जो है क्या कहता है? आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, आपके ऊपर आरोप साबित हो गया, है ना, उस कंडीशन में आपको क्या है? आपको प्रोटेक्शन दिया गया है। कितना? 3 प्रोटेक्शन दिया गया है, 3 प्रोटेक्शन दिया गया है, 3 प्रकार की आपको संरक्षण प्रदान करी गई है। और ये पहला संरक्षण है आर्टिकल 20 क्लाउज 1 में। आर्टिकल 20 क्लाउज 1 कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी
व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, यानी कि ये देखिए सिटीजन नॉन सिटीजन सबको अवेलेबल है ना, किसी भी व्यक्ति को दोषी उस समय माना जाएगा, दोषी उस समय माना जाएगा जिस समय, उस समय माना जाएगा जिस समय, मतलब किसी व्यक्ति को दोषी उस समय माना जाएगा, नहीं ऐसे लिखो, किसी भी पर्सन को दंड उस समय के कानून के तहत दिया जाएगा, उस समय के कानून के तहत दिया जाएगा, किसी पर्सन को दंड उस समय के कानून के तहत दिया जाएगा जिस समय उसने अपराध को किया। मतलब ये कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी ये कहता है किसी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। क्या अभी समझेंगे इन चीजों को? किसी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते, पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। अभी सारा कुछ समझेंगे हम लोग। ध्यान से समझना है आप लोगों को, ध्यान से। आर्टिकल 20 क्लाउज 1 मान लीजिए एग्जांपल पे, ध्यान से अब सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूं। मान लो तुम लोग सब अभी यंग एज में हो, एकदम गर्म खून है तुम लोगों का, है ना, जो है सब ठीक है ना, एकदम। मान लीजिए आप बाइक, बढ़िया बढ़िया बाइक होगा सबके पास, है ना, कोई R15 तो कोई पल्सर तो कोई बुलेट, अलग अलग तरह का। एकदम मान लीजिए अपनी आप डेट पर जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, है ना, पीछे गर्लफ्रेंड बैठी हुई है और डेट पर जा रहे हैं बाइक से। रेड लाइट दिखा आपको, रेड लाइट आपने जंप कर दिया। अरे कौन ये रेड लाइट वगैरह मानता है, हम नहीं मानते रेड लाइट को, है ना, आपने जंप कर दिया, ठीक है। अच्छा साइकिल, ठीक है, मान लीजिए साइकिल है तो साइकिल से अगर रेड लाइट जंप भी कर जाएंगे तो उसके लिए कोई फाइन नहीं है। मैं मोटरसाइकिल कार इसकी बात कर रहा हूं, है ना। आपने रेड लाइट जंप कर दिया और जंप करने के बाद आपने किया, मान लीजिए कि कल किया, मतलब आज किया, लेकिन ये आरोप साबित होने में आपके ऊपर वक्त लग गया। कितना? 2 साल टाइम लग गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर जुडिशियरी काफी सुस्त है। 2 साल के बाद आपके ऊपर यह आरोप साबित होता है कि यस आपने रेड लाइट को जंप किया था, आपने रेड लाइट को तोड़ा था। मान लीजिए आज आपने ये रेड लाइट को जंप किया और आज जो इसका फाइन है ना, वो फाइन है मान लीजिए कितना, 500। रेड लाइट जंप करने का फाइन 500 रुपए, 500 रुपए आपको देना हो। लेकिन आपका मान लीजिए कि साबित होने में 2 साल लग गया कि यस आपने मतलब जंप किया था रेड लाइट, है ना। और 2 साल जिस समय आपको ये मतलब फाइनल हुआ कि हां आपने किया, उस समय जो कानून है वो ये कहता है कि रेड लाइट जंप करने पर जो फाइन है 5,000 रुपया देना पड़ेगा। अब 2 साल के बाद आपको सजा सुनाई जा रही है, आपको किस कानून के तहत सजा सुनाई जाएगी? जो उस समय का कानून है उसके तहत, या जिस समय आपने क्राइम को किया है उस समय के कानून के तहत? आर्टिकल 20 क्लाउज 1 ये कहता है कि आपने जिस समय अपराध को अंजाम दिया है, जिस समय आपने कोई क्राइम किया है, उस समय की जो सजा है, उस समय का जो कानून है, उस कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी। यानी कि आज अगर आपने रेड लाइट ब्रेक किया तो आज का जो कानून है उसके तहत आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। मान लीजिए किसी ने चोरी करी, किसी ने कोई रेप किया, किसी ने कोई मर्डर किया, लेकिन उसके ऊपर साबित होने में ये वक्त लग गया कितना? 5 साल का, 10 साल का। तो उसको सजा उस समय के कानून के अनुसार दी जाएगी जिस समय उसने क्राइम किया था। जैसे एक यहां पर काफी इंपॉर्टेंट मतलब इंसिडेंट है समझने के लिए इसको, ठीक है। नहीं ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, अभी हम बात करेंगे, है ना, गोलू बघेल जी। याद रखिएगा जो इसमें भी एक्सेप्शन है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। याद रखिएगा दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है निर्भया गैंगरेप। आप लोगों को याद होगा, है ना, दिल्ली में निर्भया गैंगरेप हुआ था, जिसमें कि 6 लोग बस में, चलती बस में निर्भया के साथ क्या करते हैं? ब्रुटल रेप करते हैं। उसके बाद उसके जो मतलब प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें रड डाल देते हैं, उसकी इंटेस्टाइन रड डालते हैं और उनकी इंटेस्टाइन तक इंजर्ड हो जाती है उसमें, यानी कि उसका आंत जो है ना वो भी इंजर्ड हो जाता है। इतना खतरनाक होता है उसके साथ।
जब उसके ऊपर सजा सुनाने की बात आती है। याद रखिएगा उस समय क्या होता है, एक कानून होता है जिसमें कि जो जो मतलब जब हम बात कर रहे थे 2012, ये जो क्राइम होता है ना, उसमें एक क्या होता है, उसमें एक जुवेनाइल होता है, यानी कि किशोर होता है, यानी कि उसकी उम्र जो होती है 18 वर्ष से कम होती है। और हमारे देश के अंदर कानून है, उस समय जो 2012 में जो कानून था, वो कानून क्या कहता है, वो कानून क्या कहता है, वो कहता है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है उसको मैक्सिमम कोई भी क्राइम, कितना भी खतरनाक क्राइम हो, कितना भी हीनियस क्राइम हो, उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा दी जा सकती है। और वो भी 3 साल की सजा जो देंगे, 3 साल वो कहां, नॉर्मल जेल में नहीं रहेगा, वो कहां पर रहेगा, किशोर सुधार गृह में रहेगा, यानी जुवेनाइल जो होम होता है ना, वहां पर रहेगा, कैसा भी क्राइम करे वो। ठीक है। और 2012 में हमारे देश में यही कानून था कि कोई भी किशोर अगर 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति किसी भी तरह का कोई अपराध करे तो उसके लिए उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा दे सकते हैं। इस कानून में 2016 में संशोधन किया गया उस कानून में, और कहा गया कि अगर 16 से 18 वर्ष तक का कोई व्यक्ति, 16 से 18 वर्ष के बीच का अगर कोई व्यक्ति अगर कोई हीनस क्राइम करता है, कोई अगर खतरनाक जुर्म करता है जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का है, 7 ईयर का है, अगर कोई ऐसा कोई अपराध करता है तो उसके लिए उसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसे उम्र कैद तक की सजा दे सकते हैं। फांसी नहीं दे सकते लेकिन उम्र कैद की सजा दे सकते हैं। अगर 16 से 18 वर्ष का कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो कोई हीनस क्राइम करता है, तो खतरनाक क्राइम करता है, तो जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर है, यह सुधार कर दिया गया उसमें। ठीक है, उस कानून में बदलाव किया गया। और निर्भया गैंगरेप केस में डिसीजन जो आया 2016 के बाद, उस कानून के आने के बाद। अब ये जो निर्भया गैंगरेप केस में जो 5 कल्प्रिट थे, 5 मतलब जो आरोपी थे, वो तो अडल्ट थे, उनको तो फांसी की सजा हो गई, जिसमें कि एक ने तो सुसाइड कर ली, 4 को फांसी पे लटका दिया गया। उसमें से एक जो था जुवेनाइल था, जो किशोर था, वो 3 साल तक क्या रहा, 3 साल तक बाल सुधार गृह में रहा और वो फिर फ्री हो। क्यों? आर्टिकल 21 के तहत उसको क्या था, प्रोटेक्शन था। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ने मतलब उसको प्रोटेक्शन दिया था कि मतलब जिस समय उसने कानून को किया है, जिस समय उसने अपराध को किया है, उस समय जो कानून है उसके तहत क्या लगेगा, उसके तहत उसको क्या की जाएगी, सजा सुनाई जाएगी। सर जैसे जितने भी मिलिट्री कंटेनमेंट एरिया हैं वहां पर नहीं घूम सकते, नहीं घूम सकते, है ना, क्योंकि वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट के उसमें किया जा सकता है, आपको मिलिट्री कंटेनमेंट एरिया में भी नहीं जा सकते। सर साबित होने पर में क्यों टाइम लगता है? क्योंकि जुडिशियरी हमारे देश में कई सारे केसेस हैं जुडिशियरी में पेंडिंग, है ना, इसलिए जुडिशियरी वर्क काफी स्लो करती है इसीलिए। सर प्लीजली काइंडली रिटन इन इंग्लिश, आई रियली फाइंड प्रॉब्लम। लिख लीजिए, इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश यू कैन राइट। एनी पर्सन इज पनिश्ड बाय लॉ, any person can be punished by law which is in effect at the time of crime, है ना, लिख लीजिएगा। any person can be punished by law which is in effect at the time of crime। ओके, ठीक है ममता। मैंने कोशिश किया, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अब सब कुछ को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूं, बट इफ यू फाइंड प्रॉब्लम एनीवेयर यू कैन आस्क मी। ओके, तो यहां पर इसको अगर आप इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश यू कैन राइट इट, एनी पर्सन कैन बी पनिश्ड बाय लॉ दैट इज एन इफेक्ट एट द टाइम ऑफ क्राइम। ठीक है, नहीं हुआ ना 2016 में बताया, तो लॉ चेंज हुआ कि अगर 16 से 18 वर्ष का कोई व्यक्ति है, अगर कोई हीनस क्राइम करता है, कोई खतरनाक जुर्म करता है, तो उसको सजा देंगे, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का सजा देंगे, यानी कि उसको हम उम्र कैद तक की सजा दे सकते हैं, फांसी नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन उसको जो सजा मिली वो बस 3 साल की मिली, क्योंकि क्राइम तो 2012 में हुआ था, जिस समय उसने क्राइम किया उस समय कौन सा कानून था ये देखना था। क्लियर? ठीक है, हाँ, अगर 2016 के बाद अगर केस होता उसके ऊपर, 2016 के बाद अगर वो क्राइम होता, 2016 के बाद अगर वो क्राइम होता तो उसको जरूर क्या मिलती, उम्र कैद मिलती। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है,
अब किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, बाकी इसके आगे के क्लाउड्स जो हैं, यानी कल हम लोग देखिए, कल हम लोग कवर कर लेंगे कहां तक, आर्टिकल 22 तक। इस वीक में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका फंडामेंटल राइट जो है टॉपिक हम कंक्लूड करें इस वीक में। ठीक है सर, इन लोगों को सर ऐसे ही मार देना चाहिए? नहीं, कैसे मार सकते हैं, रूल ऑफ लॉ है ना सियाराम जी। हाउ आप मतलब डिफेंस के स्टूडेंट हो के आप ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब डिफेंस के स्टूडेंट सबसे डिसिप्लिन्ड होते हैं, सबसे अनुशासित होते हैं, है ना। जो हमारा लॉ कहता है, रूल ऑफ लॉ, अगर ऐसे मार देंगे तो कानून का हो सकता है कि उसमें कोई मतलब नहीं हो अपराधी, है ना। मान लीजिए आपके ऊपर कोई रेप का आरोप लगता है ना। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने या किसी ने आपके ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया, आपने किया नहीं, और लोग कह रहे हैं कि इसको फांसी पर लटका दो, इसको ऐसे ही मार दो, गोली मार दो। भाई जब तक जो क्रिमिनल जस्टिस का जो रूल है वो क्या कहता है, जब तक मतलब कानून सजा नहीं देती, जब तक उसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हो जाता, तब तक वो क्या है, मतलब निर्दोष है। जब तक आरोप उसके ऊपर साबित नहीं हो जाता तब तक कोई भी व्यक्ति क्या है, निर्दोष है। जब तक कि उसके ऊपर साबित नहीं हो जाता आरोप, तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। ये क्रिमिनल जस्टिस का रूल कहता है, नियम कहता है। ठीक है, पूरे जीवन भर की होती है आफ्ताब जी, पूरे जीवन भर की होती है, लेकिन 14 साल पूरा करने के बाद वो एलिजिबल हो जाता है जेल से रिहा होने के लिए, एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, किसको कितने वर्ष का इंप्रिजनमेंट मिला रिशिता? 16 साल से 18 साल के बीच अगर कोई हिनस क्राइम नहीं करता है तो हो जाता है। हाँ, तो फिर उसको 3 साल, उसके लिए 3 साल वाला ही है। उम्र कैद की जगह फांसी क्यों नहीं देते? क्योंकि 16 से 18 साल के बीच में ना वो पूरी तरह से अडल्ट नहीं होता, पूरी तरह से वयस्क नहीं होता, इसलिए कानून पार्लियामेंट ने ऐसा बनाया है। उसे उम्र कैद नहीं दे सकते। 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है तो मतलब उसे मतलब फांसी नहीं दे सकते, उम्र कैद दे सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर का उसको फांसी पर लटकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हर क्राइम के लिए अलग अलग वो है। छोटा क्राइम अगर करता है, मान लीजिए हिनस क्राइम नहीं है, नॉर्मली चोरी कर ली, पॉकेट मारी कर ली, है ना, ठीक है, तो उसके लिए उसको 3 साल बाल सुधार गृह में रखेंगे। ठीक है, नहीं नहीं कर सकता इनकाउंटर, है ना। आयुष कुमार मिश्रा जी, हमारा कोई कानून नहीं कहता अगर कोई जेल से भाग रहा है तो उसका इनकाउंटर कर दो। ठीक है, ओके, और किसी का कोई डाउट? 14 ईयर के बाद अनीस छूटते नहीं, 14 ईयर के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। आपका ना कंडक्ट देखा जाता है जेल में, कि जेल में आपने जो 14 साल बताया है, जेल में क्या होती है, कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी क्या करती है, आपके कंडक्ट को देखती है कि ये व्यक्ति जो है मतलब सही इसका कंडक्ट रहा है कि नहीं रहा। अगर लगता है जेल अथॉरिटी को कि हाँ अब ये ठीक है, अब ये सोसाइटी में घूम सकता है, समाज में अब ये रह सकता है, कोई खतरा नहीं है इससे, तो वो आपको छोड़ सकते हैं। तो गलत था वो सोयल, है ना। इसलिए तो कहते हैं देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश, बुलडोजर बाबा, है ना, कहता है ना बुलडोजर से घर गिरा दो। भाई ये क्या है, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। सर अगर कोई एडल्ट नहीं है और कोई क्राइम करता है, अगर वो लाइफ उसके जेल रिकॉर्ड की वजह से डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आनंद। जो भी चक्कर है, आप बहुत सारे इसके ऊपर आपको मतलब न्यूज मिल जाएंगे। डॉक्टर जे ओपेनहाइमर जी, है ना, हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है ना। भाई मैंने बोला कि गाड़ी पलटना मतलब देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। नो इश्यू ममता, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, है ना, व्हेन यू विल लाइव, if you have any problem when you join live you can ask me, okay। उम्र कैद पूरा समझाएंगे, अभी आगे चलेंगे ना, अगली क्लास में आपको बताएंगे उम्र कैद वगैरह के बारे में। ठीक है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कमल, है ना। गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट निर्णय लेता है इन चीजों का, कहां पर देना है कहां नहीं देना है ना। हाँ, कोशिश करते हैं आदित्य, है ना। नशीला पदार्थ किसके अंदर है, मतलब नशीला पदार्थ किसके अंदर है, ये स्टेट के अंदर है, स्टेट लिस्ट में है। नार्कोटिक्स जो है जबकि वो सेंटर लिस्ट, सेंटर नार्कोटिक्स वगैरह के लिए सेंटर है। शराब वगैरह के लिए क्या है, शराब तंबाकू, इसके लिए क्या है, स्टेट है। सर एक डाउट, अगर किसी ने क्राइम नहीं किया और उसे जेल है, जेल सही से क्या लिख रहा है निकला, तो सर उसके फ्यूचर के लिए कोई लॉ नहीं है? नहीं है। अगर कोई मान लीजिए क्राइम, अगर
किसी ने क्राइम नहीं किया और उसे जेल हो। इधर वाला थोड़ा करिएगा कमेंट, जो सबसे इधर वाला क्या पूछ रहा है। जेल हो गई पर बाद में सही निकला, तो सर उसके नहीं कोई, अगर मान लीजिए आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने अपने जीवन के 5 साल जेल में बिता दिए, 5 साल के बाद आपको लगता है, 5 साल के बाद आपको निर्दोष साबित कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया, उस 5 साल का कोई आपका कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलता, कोई इसके लिए नियम नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में। कल बाकी के डाउट्स आप लोग पूछ लेना, है ना। थैंक यू सो मच, बाय। हाँ कर सकते हैं आर्म्स का बिजनेस, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए उसके लिए, है ना। आर्म्स के लिए लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस लेकर के आप कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।